मैं हेमलता शर्मा ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा था मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 9 जैसलमेर की राजकुमारी। यह पाठ राजस्थान की वीर नारियों की कहानी पर वीर नारियों पर आधारित है कि किस तरह से राजस्थान में पुरुषों के साथ साथ वीर नारियां भी पैदा हुई थी और उन्होंने अपने देश की अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने किस तरह से कार्य किया था। यह कहानी है जैसलमेर के राजा रतन सिंह की पुत्री रत्नावती की कहानी है, जिसने अपने दुर्ग की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की थी। यह राजस्थान की वीर नारियों की कहानी है, जैसलमेर की राजकुमारी। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी आप दुर्ग की चिंता न करें और निर्भय होकर युद्ध में जाइए, शत्रुओं से लोहा लीजिए और दुर्ग की चिंता बिल्कुल न करें, दुर्ग का ध्यान में रख लूंगी। निर्भय होता है बिना डर के। राजकुमारी ने अपने पिता रतन सिंह से कहा कि आप शत्रु से लोहा लेने के लिए, शत्रु से लोहा लेना यानी युद्ध करना, आप शत्रु से लोहा लेने के लिए निश्चिंत होकर जाइए। मैं पीछे दुर्ग का ध्यान रखूंगी और दुर्ग का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। तो इसमें बाल भी बांका न होना भी एक मुहावरा है। बाल भी बांका न होना, कुछ भी नहीं बिगड़ना। यह जैसलमेर के दुर्गापति महाराज रतन सिंह की कन्या थी। दुर्गाधिपति होता है दुर्ग के मालिक। जैसलमेर के दुर्ग के मालिक थे महाराज रतन सिंह। उनकी कन्या थी रत्नावती। इस समय बलिष्ठ अरबी घोड़े पर सवार वह मर्दानी पोशाक पहने हुए थी। जैसलमेर की जो राजकुमारी है वह इस समय अरबी घोड़े पर सवार होकर मर्दानी पोशाक पहने थी कि उसने मर्दों जैसी पोशाक पहन रखी थी और उसकी कमर में 2 तलवारें लटक रही थी और वह चंचल घोड़े की रास खींच रही थी। रास खींचना यानी लगाम थामना, क्योंकि वह घोड़ा एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह रहा था। रतन सिंह जिरह बख्तर पहने हाथी के फौलादी होदे पर बैठे आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहे थे। प्रस्थान करना यानी रवाना होना, होदे यानी उस पर हाथी पर बैठकर जा रहे थे। जिरह बख्तर होता है अपने जो कवच, जिससे कि वह घायल नहीं हो, जो कवच पहना जाता है उसे कहते हैं जिरह बख्तर। रतन सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पुत्री मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और इस तरह कहकर वह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उसने रत्नावती ने कहा कि औरंगजेब और अलाउद्दीन और उसकी सेना इसका युद्ध जैसलमेर के दुर्ग का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मैं उन्हें खदेड़ दूंगी और मैं उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हूँ। रतन सिंह ने पुत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटी मुझे तुमसे यही आशा थी और मैं निश्चित होकर दुर्ग की कमान तुम्हारे हाथ में सौंपकर युद्ध के लिए जा रहा हूँ। बालिका ने वक्र दृष्टि से पिता को देखा। बालिका ने वक्र दृष्टि, तेज दृष्टि से, तीखी निगाहों से अपने पिता को देखा और हंसकर कहा, नहीं पिताजी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं दुर्ग का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी और दुर्ग की रक्षा करूंगी। रतन सिंह ने एक तीव्र दृष्टि से अपने दुर्ग को देखा और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। गगनभेदी जय निनाद से आसमान कांप उठा। एक विशालकाय अजगर की भांति सेना किले के फाटक से बाहर निकल गई और एक चित्कार के साथ ध्वनि उठी और दुर्ग का दरवाजा वापस से बंद हो गया। जब रतन सिंह युद्ध के लिए चला गया तब दुर्ग का दरवाजा वापस से बंद हो गया। टिड्डी दल की भांति शत्रु दल ने सेना पर दुर्ग को घेर लिया। टिड्डी दल की भांति जिस तरह से टिड्डियां सारे शहर को घेर लेती है, उसी तरह टिड्डी दल की भांति शत्रु सेना ने दुर्ग को घेर लिया। सब प्रकार की रसद बाहर से आनी बंद थी।
मतलब जब शत्रु सेना ने दुर्ग को बाहर से घेर लिया तो रसद सामग्री, किले में जो रह रहे थे उनके लिए खाद्य सामग्री थी, वह बाहर से आनी बंद हो गई थी। यवन दल गोली और तीरों की वर्षा करता रहा। यवन दल जो मुसलमान दल था जिसने अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, वह तीर और गोलियां बरसा बरसा कर किले को भेद रहे थे, लेकिन किले का पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। दुर्ग रक्षिणी राजनंदिनी रत्नावती निर्भय होकर दुर्ग में सुरक्षित बैठी शत्रुओं से लोहा ले रही थी और शत्रुओं के दांत खट्टे कर रही थी। शत्रुओं के दांत खट्टे करना भी एक मुहावरा है कि शत्रुओं को मुंह के बल मात देना, शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ता है। उसके साथ में पुराने विश्वस्त राजपूत वीर थे। रानी रत्नावती के साथ कई राजपूत योद्धा थे जो उसके विश्वास पात्र थे और हमेशा रत्नावती की सहायता करते थे। अपनी सखियों के समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़कर रानी रत्नावती कभी किसी को पत्थर से मारती तो कभी कहीं किसी पर तेल उड़ेलकर उन्हें घायल कर देती थी। उसकी बातें सुनकर सहेलियां हंस देती थी। वह रानी रत्नावती कहती थी कि मुझ में मर्दों का के जैसा साहस है, लेकिन उसे देखकर वह उसकी सहेलियां हंसती थी और उसे बातों में लगाकर रखती थी। प्रबल यवन दल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बढ़ना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। जैसे जैसे यवन सेना दुर्ग की ओर बढ़ती थी, रानी रत्नावती जैसे उसके लिए तो हंसी खेल था, वह उन्हें इस तरह से परेशान करके भगाती थी जैसे कि कोई चूहे को भगाता है। मलिक काफूर एक गुलाम था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो कि यवन सेना का अधिपति था, यानी जो यवन सेना का आधिपत्य कर रहा था। वह दुर्ग के अंदर घुसना चाहता था और उसके लिए उसने राजकुमारी के एक विश्वास पात्र को रिश्वत देकर खरीदना चाहा। तो जो राजकुमारी का विश्वास पात्र सैनिक था उसने मलिक काफूर से मलिक काफूर को कहा कि मैं दुर्ग का दरवाजा खोल दूंगा। मलिक काफूर उसके बहलावे में आ गया और उसने उसे रिश्वत दे दी। जब रात के अंधेरे में उस यवन सेना दुर्ग के पास पहुंची तो राजकुमारी के विश्वास पात्र ने दुर्ग का दरवाजा, मुख्य दरवाजा है वह खोल दिया। अब मुख्य दरवाजा खुलने के पश्चात मलिक काफूर ने सोचा कि अब तो हम दुर्ग पर अधिकार कर ही लेंगे, लेकिन जैसे ही वह दुर्ग के मुख्य द्वार के अंदर पहुंचे, दुर्ग का दरवाजा बंद हो गया और वह राजकुमारी का जो विश्वास पात्र था वह अंधेरे में कहीं गुम हो गया। अब न तो मलिक काफूर और उसकी सेना को पीछे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था और न ही आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने आगे का दरवाजा नहीं खोला था, सिर्फ मुख्य दरवाजा खोलकर खुद कहीं अंधेरे में गायब हो गया था। यवन दल ने एक बार दुर्ग पर प्रबल आक्रमण किया। राजकुमारी चुपचाप देखती रह गई। सूर्य छिप रहा था, पश्चिम दिशा लाल लाल हो रही थी। यह राजकुमारी वहां चिंतित भाव से अति दूर पर्वत की उपत्यका में सूर्य किये को डूबते हुए देख रही थी। उपत्यका है पहाड़ी के नीचे की भूमि। जो पहाड़ी होती है उसके जो नीचे की भूमि होती है, समतल भूमि को उपत्यका कहा जाता है। इस समय उसे 4 दिन से पिता का संदेश नहीं मिला था, जिससे वह चिंतित हो रही थी कि क्या बात है, पिताजी का कोई संदेश कैसे नहीं आया। और धीरे धीरे एक अंधकार बढ़ने लगा। एक दिन राजकुमारी ने देखा कि अंधेरे में, रात के अंधेरे में कोई काली साया जो है वह दुर्ग के इधर आ रही थी। तब राजकुमारी ने ऊपर से बुर्ज पर खड़े होकर देखा तो राजकुमारी को लगा कि ये जरूर कोई यवन सेना का गुप्तचर है। वह चुपचाप उत्सुक होकर उधर ही देखती रही। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि गुप्त द्वार की ओर न जाकर सिंह द्वार की ओर वह जा रहा था। तब यह अवश्य ही शत्रु है।
और राजकुमारी ने एक तीखा बाण हाथ में लिया और उस पर चला दिया, जिससे कि वह सीधा उस गुप्तचर के जा लगा। वह मूर्ति एक गठरी को पीठ पर लादे हुए थी और प्राचीर पर चढ़ने का उपाय सोच रही थी। राजकुमारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा। वह वहीं खड़ा रहा और उसका अभिप्राय कहे। काल रूप राजकुमारी को सम्मुख पाकर उसने कहा कि मैं महाराज रतन सिंह का संदेश लेकर आया हूँ। मुझे किले में आने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी संदेश देना है। तो राजकुमारी ने कहा कि जो कुछ कहना है वह यहीं से कहो, मैं किले में आकर कहूँगा। उसने प्रथम बार तीर कलेजे के आर पार हो जाएगा। महाराज विपत्ति में हैं, मैं उनका सेवक हूँ। उस गुप्तचर ने कहा कि महाराज विपत्ति में है, यानी विपदा में है और मैं उनका सेवक हूँ। चिट्ठी है तो कोई फेंक दो। राजकुमारी ने कहा अगर उनकी चिट्ठी है तो फेंक दो। तब उसने कहा जबानी कहना है, तो कहा जल्दी कहे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था। तब ले, और ऐसा कहकर राजकुमारी ने उस पर तीर चला दिया और वह तीर उसके कलेजे को चीरता हुआ बाहर निकल गया। एक वृद्ध योद्धा ने आगे बढ़कर राजकुमारी को पुकारा कि राजकुमारी जी, यहाँ पहरे पर कौन है? तो राजकुमारी ने पूछा यहाँ पहरे पर कौन है? तब किसी ने कहा कि यह तो एक यवन सैनिक था। वह हंसती हंसती बोली, ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें घूस देगा बाबा? तो उसने कहा कि मलिक काफूर ने मुझे घूस देने के लिए कहा है। हाँ बेटी, बुढ़ा हूँ। तनिक भी हंस दिया। उसने गांव से सोने की मोहरें निकालते हुए कहा कि यह मुझे उसने दी है। वृद्ध भी हंसता हुआ सिर हिलाता रहा और चला गया। 12 बज गए थे और जब उसने मलिक काफूर और यवन सेना दुर्ग के किले में प्रवेश करने के लिए आई, तो उसने दुर्ग का दरवाजा, मुख्य दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलने के पश्चात वह अंधेरे में गुम हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब यवन सैनिक राजकुमारी की सेना से घिर गए थे और मलिक काफूर भी घिर चुका था। अब न उन्हें बाहर आने का रास्ता मिला और न ही अंदर आने का रास्ता मिला। इस तरह से राजकुमारी ने बड़ी ही वीरता, दृढ़ता और शौर्यता के साथ यवन सैनिकों से युद्ध किया और जब मलिक काफूर और उसकी सेना राजकुमारी के चंगुल में फंस गए, तो राजकुमारी ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी आवभगत इस तरह से की जैसे कि वह किसी मेहमानों की जाती है। लेकिन जब यवन सेना बहुत दिनों तक किले के अंदर रही और किले के अंदर जो रहने वाले थे वह भी सैनिक थे, तो जिससे उससे रसद सामग्री में कमी आने लगी, खाद्य सामग्री कम होने लग गई। तो एक दिन राजकुमारी ने मलिक काफूर से कहा कि जब तक हमारे पास, अब राजकुमारी को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था रसद सामग्री बाहर आने का, कि बाहर से कैसे मंगवाई जाए और किले में खाद्य सामग्री वह समाप्त होने लगी थी। तो राजकुमारी ने एक दिन मलिक काफूर से कहा कि जब तक हमारे किले में रसद सामग्री, खाद्य सामग्री है, तब तक आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं आएगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक हमारे पास है तब तक हम आपकी सेवा करते रहेंगे। मलिक काफूर ने जब यह सुना तो उससे वह अत्यंत प्रभावित हुआ राजकुमारी से। उसने सोचा कि यह हमारे लिए इतना कर रही है जबकि हम इनके दुश्मन हैं और हम तो दुर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। तो उसने बाहर से रसद सामग्री मंगवाने के लिए कह दिया। यवन सैन्य ने दुर्ग पर भारी घेरा डाल रखा था, लेकिन दुर्ग की रक्षा करने वाली राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने पिता के बिना भी दुर्ग की रक्षा करती रही। सुंदर प्रभात था। अलाउद्दीन हतप्रभ हो गया और महाराज ने से संधि का प्रस्ताव किया। जब मलिक काफूर और ये बंदी बना लिए गए तो राजकुमारी वो अलाउद्दीन हतप्रभ हो गया और उसने महाराज से संधि का प्रस्ताव रखा।
सुंदर प्रभात था। राजकुमारी ने दुर्ग की प्राचीर पर खड़े होकर देखा। शाही सेना डेरे डंडे उखाड़कर जा रही थी और महाराज ने कहा, खान साहब, किले में मेरी गैर हाजिरी में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महाराज रतन सिंह ने जब उनसे पूछा कि किले में मेरी गैर हाजिरी के कारण आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो इस पर युद्ध के नियम सख्त होते हैं, फिर भी किले में भारी मुसीबत आ गई। लड़की अकेली थी, जो बन सका वह किया। मलिक काफूर ने कहा कि महाराज, राजकुमारी तो पूजने लायक है, इंसान नहीं फरिश्ता है। यह ताज जिंदगी में इनकी मेहरबानी को नहीं भूल सकता हूँ। इन्होंने जो हमारी खिदमत की है, मैं उसे उम्र भर भी नहीं भूल सकता हूँ। महाराज, मैंने एक बहुमूल्य सरपेच दिया। सरपेच होता है एक सिर का ताज। सरपेच दिया और पान का बीड़ा देकर विदा किया। जब भी कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें पान का बीड़ा देकर विदा किया जाता है। दुर्ग में धोसा बज रहा था। इस तरह से राजकुमारी रत्नावती ने अपनी वीरता और दृढ़ता से किले की रक्षा की और किले का बाल भी बांका नहीं होने दिया। राजकुमारी के रहते किले का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। तो यह था पाठ आपके राजकुमारी रत्नावती, जैसलमेर की राजकुमारी। अब मैं आपको पाठ के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ये है आपके पाठ के शब्दार्थ। दुर्गाधिपति, दुर्ग के मालिक, विलीन, लुप्त, घूस, रिश्वत, कॉर्निश, झुककर सलाम करना, धूर्त, धोखेबाज, उपत्यका, पहाड़ी के नीचे की भूमि, तर्कस, बाण रखने का खोल, निर्भय होता है बिना डर के, विलीन, विलीन है लुप्त। राजकुमारी का क्या नाम था? राजकुमारी का नाम रत्नावती था। दुर्ग को किसकी सेना ने घेर रखा था? दुर्ग को अलाउद्दीन की सेना ने घेर रखा था। राजकुमारी के पिता का क्या नाम था? राजकुमारी के पिता का नाम रतन सिंह था। ये निम्नलिखित वाक्यों को लिखकर सही गलत का निशान लगाएं। जैसलमेर के दुर्गाधिपति महाराज रतन सिंह थे। सही। बेटी, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा थी। ये शब्द बुजुर्ग सैनिक ने कहे थे। नहीं, ये शब्द रतन सिंह ने कहे थे, तो ये आपके गलत है। राजकुमारी ने जिससे मार गिराया था वह मृत व्यक्ति यवन था। सही। जिसे राजकुमारी ने मार गिराया था वह यवन सैनिक ही था। बुजुर्ग की को गद्दारी करने के लिए सोने का प्रलोभन दिया गया। यह भी सही है। बुजुर्ग को गद्दारी करने के लिए सोने का प्रलोभन दिया गया था। फिर है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। राजकुमारी की तुलना किससे की गई है? राजकुमारी की तुलना फरिश्ते से की गई है। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर यवन सेना का अधिपति था, यानी यवन सेना का ये करने वाला था। यवन सेना का सेनापति था। राजकुमारी के सम्मुख उनके पिता के संदेशवाहक के रूप में कौन आया था? राजकुमारी के सम्मुख उनके पिता के संदेशवाहक के रूप में यवन सेना का गुप्तचर आया था। पाठ में दुश्मन को किन किन नामों से पुकारा गया है? इस पाठ में दुश्मन को धूर्त, छलिया, पापिस्ट, टिड्डी दल आदि नामों से पुकारा गया है। पाठ में दुश्मन को धूर्त, छलिया, पापिस्ट, टिड्डी दल आदि उपनामों से पुकारा गया है। यवनों के आक्रमण का राजकुमारी द्वारा किए गए उपहास का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जब यवन सैनिकों ने दुर्ग पर आक्रमण किया था
तो राजकुमारी ने कैसे उनका उपहास उड़ाया था उसका अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो यवनों के आक्रमण के समय जब राजकुमारी ने उनका उपहास उड़ाया था, तो उसने कहा, वह कहती है कि ये धूर्त रोज धूल उड़ाते हैं और गोली बरसाते हैं, इससे इन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है, उल्टे हमारा किला ही गंदा करते हैं। राजकुमारी कहती है कि ये हमेशा धूल उड़ाते रहते हैं और गोलियों की बौछार करते रहते हैं, लेकिन इससे इन्हें कोई भी फायदा नहीं होता है, उल्टा हमारा किला ही यह गंदा करते हैं, बाकी इनको कुछ भी फायदा नहीं होता है। मलिक काफूर ने बुजुर्ग सैनिक को रिश्वत क्यों दी? मलिक काफूर दुर्ग के अंदर प्रवेश करना चाहता था। उन्होंने यवन सैनिकों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए। तब उन्होंने सोचा कि अगर हम बुजुर्ग सैनिक को, यानी राजकुमारी के किसी विश्वास पात्र को अगर हम रिश्वत देके अपनी तरफ कर लें, तब हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तभी राजकुमारी के बुजुर्ग सैनिक को मलिक काफूर ने रिश्वत दी ताकि वह दुर्ग का दरवाजा खोल दे और वह दुर्ग के अंदर यवन सेना जो है वह प्रवेश कर सके, इसलिए उन्होंने बुजुर्ग सैनिक को मलिक काफूर ने रिश्वत दी। फिर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। कहानी का भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कहानी का जो भाव है वह हमें अपने शब्दों में लिखना है। जैसलमेर की राजकुमारी कहानी हमें यह बताती है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें किस तरह से अपने मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। जैसलमेर की राजकुमारी हमेशा मर्दों जैसी पोशाक पहनती थी और तरकश और बाण लेकर हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती थी। वह वीरता से मर्दों के जैसे ही युद्ध करती थी। उसने अपने पिता से कहा कि आप निर्भय होकर युद्ध में जाइए, किले की रक्षा की चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए किले का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता की अनुपस्थिति में किले की बहुत ही अच्छी तरह से रक्षा की और उसकी रिश्वत देकर, जब मलिक काफूर ने रिश्वत देकर उसके बुजुर्ग सैनिक को अपनी तरफ करना चाहा, तो उसने राजकुमारी को अपने विश्वास पात्र पर इतना विश्वास था कि उसे पता था कि मेरे विश्वास पात्र सैनिक है वह मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, और इस तरह से राजकुमारी ने बड़ी ही वीरता शूरवीरता के साथ अपने किले की रक्षा की। राजकुमारी के रण कौशल का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि राजकुमारी ने किस तरह से रण कौशल के साथ अपने किले की रक्षा की थी। राजकुमारी के पिता से वीरतापूर्ण और उसके साहस और पूर्ण विश्वास का परिचायक है। राजकुमारी बहुत ही वीर थी, वह किसी से भी डरने वाली नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा कि आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाइए और यवनों से लोहा लीजिए, मैं शत्रुओं से लोहा लेने के लिए तैयार हूँ और मेरे रहते इस दुर्ग का, जैसलमेर के दुर्ग का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। राजकुमारी ने अपनी सखियों के साथ रात दिन किले का ध्यान रखा और वह किले की बुर्ज पर चढ़कर हमेशा शत्रुओं को देखती रहती थी, और जैसे ही शत्रु सेना दुर्ग पर आक्रमण करती तो वह बुर्ज पर चढ़कर कभी उन्हें पत्थरों से मारती, कभी तीरों से घायल कर देती, लेकिन वह किसी को भी किले के अंदर प्रवेश नहीं करने देती थी। और जब मलिक काफूर ने, यवन सेना के अधिपति मलिक काफूर ने सारे प्रयास कर लिए किले में घुसने के, लेकिन जब वह नाकाम रहा तो उसने राजकुमारी के सैनिक, बुजुर्ग सैनिक को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाना चाहा, जिससे वह किले के अंदर पहुंच सके। तो राजकुमारी के विश्वास पात्र सैनिक, बुजुर्ग सैनिक ने उससे रिश्वत ली
और किले का दरवाजा खोल दिया। लेकिन उसने किले का मुख्य दरवाजा तो खोल दिया और वह अंधेरे में कहीं गायब हो गया। और अब यवन सेना के पास न तो आगे जाने का मार्ग था और न ही वापस पीछे जाने का, क्योंकि दुर्ग का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और यवन सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया था। इस तरह से राजकुमारी की होशियारी चतुराई से उसने अपने किले की रक्षा की और यवन सैनिकों को धूल चटा दी और उसने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने की कोशिश की। कभी भी दुश्मनों से हार नहीं मानी। वह कभी भी न डरने वाली ऐसी राजकुमारी थी जो हमेशा ही दुश्मनों को धूल चटाती रहती थी, दुश्मनों को सताती रहती थी, जिससे कि दुश्मन है वह उसके किले पर अधिकार न कर सके और उसने अपने किले की रक्षा की। तो इस तरह से राजकुमारी ने अपने रण कौशल से जैसलमेर के दुर्ग की रक्षा की। यह है आपके पाठ है 9 जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती। इसमें आपके मुहावरे आए हैं, बाल बांका न होना यानी कुछ भी नहीं बिगड़ना, दांत खट्टे करना, हरा देना, किसी को भी दांत खट्टे करना यानी हरा देना। हम किसी भी दुश्मन हो, दुश्मन के हम दांत खट्टे कर देते हैं, यानी हम दुश्मन से हार स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये था आपके पाठ 9 जिसके मैंने आपको प्रश्न उत्तर बताए। नमस्कार।